अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हमारा डॉक्टर्स शो है, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आमिर इकबाल, जो गायनोकोलॉजिस्ट है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में तैनात है, अपनी खिदमात यहाँ अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि एक सिलसिला चल रहा है कि हम अपनी तरफ से इस कौम के तई अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए हेल्थ अवेयरनेस के तहत हम हर मंडे को एक डिफरेंट डॉक्टर को बुलाते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं और आपके तई आपके सवालात जितने भी होते हैं डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस मुख्तसर इंट्रोडक्शन में मैंने आपका नाम लिया है गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट की कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती है वो डॉक्टर साहब हमें समझाएंगे। डॉक्टर साहब, जो गायनोकोलॉजिस्ट है उसके डोमेन में क्या आता है और कौन सा पेशेंट आपके पास आता है और किस पेशेंट को आपके पास आना चाहिए, इस पे आप मुख्तसरन रोशनी डालें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर है। गायनोकोलॉजिस्ट, ये एक्चुअली गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन है, ये दो अलग चीज़ें हैं। गायनोकोलॉजिस्ट मीन जो भी हमारी माएँ बहनें हैं या जो हमारी औरतें हैं, उनके हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो, जैसे कोई भी इशू, मतलब जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम बोलते हैं, ये उनके रिलेटेड इशू हो तो वो गायनोकोलॉजी में आता है। दूसरा आता है इसके साथ ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स मींस कि जो हामिला औरतें हैं या उसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो ऑब्स्टेट्रिक्स में आता है। अब हम गायनोकोलॉजी की बात करें तो उसमें एडोलसेंट गायनोकोलॉजी, जो हमारी छोटी बच्चियाँ होती है जो एडोलसेंस की एज को क्रॉस करती हैं, वो अलग है। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव गायनोकोलॉजी है, जैसे जो औरतें जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, जैसे उन्होंने बलूगियत की उम्र क्रॉस की और उसके बाद उनकी बालिग हो गई, बलूगियत के बाद जो उनका जो फेज़ आ जाता है जो कि मीनोपॉज तक आ जाता है, जो 45-49 ईयर्स तक की एज तक का होता है, वो अलग चीज़ है। और जो भी इनके रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड इश्यूज़ होंगे या उनके जो पोशीदा अमराज है उनके रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, वो गायनोकोलॉजी में आते हैं। ये प्रोग्राम मुख्तस है मेरी बहनों के लिए, मेरी माँओं के लिए, कि हम सब एक उस समाज से आते हैं, हमारे घर में माएँ हैं, हमारे घर में बहनें हैं। आप उन तमाम सवालों पे रोशनी डालेंगे आज डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर साहब से वो तमाम सवालात पूछेंगे जो मेरी बहनों के तई है। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन आप मुझे बताइए, इस वक्त जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है, अभी वो तालीमी निज़ाम जो हम गायनोकोलॉजिस्ट के ज़रिए या इस इदारे के ज़रिए वो जो तालीम पहुँचानी चाहिए थी अभी तक नहीं पहुँची है। लेकिन जब हम फार फ्लंग एरियाज़ में बात करें हैं, बगवन तक कशर पढ़ते हैं ऐसे ही नौश अच्छा समझाइए नौश तस उम्र छुस कुनू या 20 वरिश या 22 वरिश प्रेगनेंट वो डॉक्टर साहब सह कथन थाई पन्नस सेहत ख्याल और तस लवाकिन क्या जिम्मेदारी तस कुछ किरदार अदा कर अत पे लो तुम समझ सतस पे रोशनी बे त्रो तुम डॉक्टरी लेवल पे क्या तथ पे त्रो तुम रोशनी। वुच तुम वोनू नौश घर वारकार, उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई, तो हमें इसका बहुत ख्याल रखना है। ये नहीं कि अभी प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, अभी पहले तो एक माहौल चेंज होता है एक औरत का, एक घर से दूसरे घर में आ जाती है, एडजस्टमेंट में अब ये साथ साथ में इसकी प्रेगनेंसी भी हो गई, एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है मेंटली फिज़िकली। तो हमें इसमें इसका साथ देना है मेंटली भी और इसकी सेहत का ख्याल रखना है। इसमें देखिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। सप्लीमेंट्स ये नहीं ज़रूरी है कि हम दवाइयाँ देंगे, आयरन कैल्शियम वो तो देना अलग चीज़ है, लेकिन इसमें हमने इसका ख्याल रखना है कि कोई ओवर एक्सर्शन ना हो जाए। जैसे हम इसको जैसे नॉर्मल काम ही कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ने जो इसका बतन होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें इतने पर्दे होते हैं, इतनी सेफ्टी होती है, वो अल्लाह ने रखी होती है कुदरत की तरफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सोजनी जंगल दूम रेस्ट प्रेगनेंसी वो नहीं करना है। इसको एक एडिकेट रेस्ट देना है, एडिकेट हाइड्रेशन, मतलब इनको एक मिकदार में पानी चाहिए, दिन में फ्रूट्स चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसका ख्याल रखना है ताकि इसका जो जहनी दबाव ना आ जाए इस पर, क्योंकि इसके बतन में आपके घर का ही फ्यूचर पल रहा है। तो हमें इसके जो जहनी तनाव है या जहनी जो चीज़ें हैं उसका ख्याल रखना है, और जो फिज़िकल हेल्थ है उसका ख्याल रखना है, और जो इसका है बाकी इसको अच्छा सपोर्ट करने में एक मॉरल सपोर्ट देना इस औरत को, ताकि इसकी प्रेगनेंसी का जो जर्नी है पूरी वो आराम से कट जाए और सेहतमंद तरीके से कट जाए। डॉक्टर साहब,
मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ, जो चेकअप का जो रूटीन है वो किस तरह होना चाहिए? अगर वो प्रेगनेंसी उसकी पॉजिटिव आ गई, उसके बाद वो चेकअप का रूटीन कैसा होना चाहिए? देखिए, पीरियड मिस हो गया तो चाहे घर पे टेस्ट करें प्रेगनेंसी का, या चाहे किसी क्लिनिक पे जाके, किसी हॉस्पिटल पे जाके, जो भी टेस्ट हो गया पॉजिटिव आ गया तो इमीडिएटली आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में। जितने भी हैं, हर जगह पे एएनसी केयर्स होते हैं, चाहे आपका पीएचसी हो लोकल, चाहे कहीं पे भी हो, वो वहाँ पे जाके, ये हो गया पहला, जो ही आपको पता चला कि प्रेगनेंसी है। यहाँ पे क्या होगा, आपकी एक रजिस्ट्रेशन बन जाएगी, एक आपका रजिस्टर होगी एज एएनसी, आपके बेसिक कुछ टेस्ट होंगे, आपका बेसिक एक वेट होगा वहाँ पे, वो नोट किया जाएगा, आपका बेसिक एक ब्लड प्रेशर होगा, वो नोट किया जाएगा, और आपकी सेहत के मुताबिक कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, जैसे थायराइड की डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, या कोई और डिजीज़ तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाएगा। ये हो गया। उसके बाद 11 हफ्ते या 11 से 12 हफ्ते पे दूसरा विजिट होना चाहिए। यहाँ या तो ना कोशिश पड़े त्रेम रत पता, उस पर एक स्क्रीनिंग का अल्ट्रासाउंड हो जाता है, उसको हम पहले भी या डेटिक स्कैन बोलेंगे, या एक और उसका बोलते हैं हम NT-NB स्कैन, यहाँ पे ये टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 28-30 वीक्स पे एक और टेस्ट, 24-26 वीक्स पे एक और विजिट होगा, इसमें हफ्ते हिसाब बना रेत हिसाब नहीं किया, 24 to 27 हफ्तस पे यी बे, ठीक है। अमिस गि ब्या अल्ट्रासाउंड तक लेवल 2 या वन तथ एनोमली स्कैन, तथ लगा पता बच्चस मा खुदा न खास्ता कह डिफेक्ट अंदर डेवलप ग या कह चीज़ मा तुत, तम पे यह 32 वीक्स पे बे, तम पे लास्टस 38 वीक्स, 36-38 वीक्स पे, तमें वुचान पेल्विस वेल्विस अमिस ठीक, क्या चांसेस बच्चा ठीक, बे लास्ट अल्ट्रासाउंड तथा डॉपलर, बच्चा ब्लड फ्लो पकान नॉर्मल, वेट गेन सो नॉर्मल ग क्या तिस प्रॉब्लम बच्चन पोजिशन नॉर्मल, यह उल्ट बच्चे, यह दोल बच्चे, वो देख के हम फिर उसका प्लान करते हैं कि क्या फर्दर ब्रोट करूँ। तो ये चेकअप्स मैंने बोले आपको, पहला जब आपको पता चले प्रेगनेंसी है, दूसरा 11 से 12 हफ्ते, तीसरा 24 से 26 हफ्ते, चौथा 32 हफ्ते पे, और लास्ट 36 to 38 वीक्स यानी 36 से 38 हफ्ते पे। इस बीच में आपके अल्ट्रासाउंड मिनिमम 4 होते हैं, इस बीच में आपके वैक्सीनेशन हो जाएगी टेटस के, इस बीच में आपको देखा जाएगा, टेस्ट किए जाएंगे यूरिन का, CBC यथ मज मेन HB सह कम, तमी हिसाब सप्लीमेंट दिन। सप्लीमेंट लेना है आपको, 2 चीज़ें होती है प्रेगनेंसी में, आयरन तो कैल्शियम। यह डेली रूटीन मज गज़ा खान, तम नश अलाव नुन कैल्शियम 12 इन एडिशन टू वट वी ऑलरेडी टेक प्रेगनेंसी मज। बे आयरन तथ वन 60 मिली इक्वलेंट्स ऑफ आयरन पर डे खुन अक्स प्रेगनेंट लेडी, इन एडिशन टू ऑलरेडी खान गज़ा में मिलान। डॉक्टर साहब, अत मज क्या पस गुजा नुन, अत मज क्या अमिस खानदार जिम्मेदारी, अम लवाकीन जिम्मेदारी, पर्टिकुलर डाइट क्या है तमिस कोर, ताकि अम बच्चे रोज सेफ, यह रोज पान सेफ? वुच अत में 2 चीज़ आसान, एक तो बच्चा है पेट में जो पल रहा है, दूसरा ये खुद एक हामला जो खातून है, ये अत मज इम्पॉर्टेंट आसान। वुच सारे कॉमन चीज़ उस प्रेगनेंसी में सपदान तथ वन आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, यानी कि खूनस मज आयरन मकदार कम गसान, तो तम सा खून कम, इस पत इन प्रेगनेंसी मज कह कम्प्लिकेशन हेकान या डिलीवरी दौरान कम्प्लिकेशन हेकान। सो अत मज आयरन मकदार ज़्यादा नहीं। अख सप्लीमेंटल आयरन, सो हर कुछ PHCS पे, हर कुछ हस्पताल में फ्री मिलान, अगर वो नहीं तो आप खरीद भी सकते हैं। या मुझ डाइट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वन, जैसे इस पन हाक, सब्ज हाक, पालक, ठीक, खजर, ठूल, ठूल बेहतरीन डाइट अम खतर, सिवे ठूल खेन। 3 चीज़ गई फ्रूट्स, कह फ्रूट जो भी आपको मिलता है वो आप खा लें। हाँ कह वन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी या गई 3 रेत तथ कर 2 फ्रूट अवॉइड, पपाया तो ये वन पपीता तो बे वन क्या अनास ये वन पोमीग्रेनेट, ये 2 चीज़ें आप अवॉइड करो। इसमें स्टडीज़ नहीं है आपके, इसके स्पोर्ट में कुछ बोलते हैं अवॉइड करो, कुछ बोलते हैं नहीं अवॉइड करो, फर्स्ट 3 मंथ में बेटर इज़ टू अवॉइड इट। बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं आप अनार खाएं, सेब खाएं, केले खाएं, जितने भी हैं जो आपके घर में ग्रो होते हैं वो खा लें, सब्ज़ी खाएं, और बीच बीच में मीट और क्या बोलते हैं इसको अंडे, ये आपकी एक कंप्लीट डाइट प्लान है, ये आप खा लें। डॉक्टर साहब, नॉर्मल डिलीवरी तो बे सीजर,
हम जो ऑप्शंस बच बद नेबर कड़नस मगर बेहतरीन तरीक क्या अगर डॉक्टर साहब क्या करा रिकमेंड क्या आज बो आम पाम अमस कथ वन सरी वन आज सरी करा सीजरी प्रेफर तथ मज नुकसान ज़्यादा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी तथ मज फ़ायदे ज़्यादा तुम करो थोड़ा डिफाइन ये प्रेगनेंसी वन यह डिजीज़ क्या ये एक बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी से फिजियोलॉजी ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ने आपके बतन में एक बच्चा पल रहा है, ये पलेगा और ये पैदा हो जाएगा। अब पैदा होने के दो तरीके जो आपने बोले, एक है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी बोलते हैं हम इसको, दूसरा जो है सिजेरियन सेक्शन। सबसे बेहतरीन तरीका जो डिलीवरी का है वो है वजाइनल डिलीवरी, अगर वो हो जाए तो। अब चीज़ें हैं इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अगर बच्चा उल्टा है, ब्रीच गोडनिक बच्चू ब्रीच, तो इसमें आपको सिजेरियन आ जाएगा। या कह हाल ब्रोट कन बिल्कुल हाल नॉर्मली हेर कुन बच दान हेर कन, कह हाल ब्रोट कन बिल्कुल बच्चस ब्रोट हाल, अत मज सिजेरियन सेक्शन। कह बच्चे दोल अत मज सिजेरियन सेक्शन। या कह तिथ कंडीशन जैसे कह गो वारिया ज़्यादा ब्लड प्रेशर, अमिस बच्चस ब्लड फ्लो गसान कम, अमिस जल्दी डिलीवरी करें। अत दोनों तरीक मगर सेफ तरीक मान अत मज सिजेरियन सेक्शन। वह चीज़ ब्या गोमुत ऐड किताबन मज तोस ऐड, तथ वन सिजेरियन ऑन डिमांड। सो आव किताबन मज ऐड करने एज एन इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। मतलब अख फीमेल अम सुन अत मज वन कि अम सुन डिसीजन करो रेस्पेक्ट, ये समझो अमिस करो काउंसल चाहे खतरा गोबरा ये ठीक नॉर्मल डिलीवरी हेकी गत, ये आपके लिए अच्छी है, हो जाएगी। लेकिन अगर ये फिर भी नहीं मानती है, शी हैज़ सम एप्रीहेंशन, जैसे कुछ चीज़ें हैं, तो रेस्पेक्ट हर डिसीजन, सिजेरियन ऑन डिमांड। और ये किताबों में भी अब ऐड हो गया है। मगर बेकर बह रिपीट अकल डिलीवरी हूँ बेहतरीन तरीक सह वजाइनल डिलीवरी ये वन या नॉर्मल डिलीवरी पन्ने आम फाम लैंग्वेज में वन सह बेहतरीन तरीक। मगर सह गन कुन इंस्टीट्यूशनस मज गर गसन सह कह। अगर तुम दूर तुम हस्पताल वातुन किसी भी इंस्टीट्यूशन में, मोस्टली ये चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप पहुँचें, जो भी आपका नज़दीक है, उनको लगेगा यहाँ नहीं हो रहा है, वो आपको किसी आगे वाले हॉस्पिटल में भेज देंगे, उनको भी लगेगा वो आगे में भेज देंगे। लेकिन बेहतरीन ये है, हाँ अगर सिजेरियन की इंडिकेशंस हैं तो ऐसा नहीं है कि सिजेरियन ऐसा एक जो हमने टैबू बनाया हुआ है कि ना इशू ज़्यादा गलत। अगर इंडिकेशन है, दिस इज ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो अमिस माज तो अमिस खतर बच्चन खतर तु, मगर बेहतरीन वन बे एक लट बेहतरीन नॉर्मल डिलीवरी। सवाल PCOD जी खानदर ब्रोह साइन बचन मज मामलात बुथस अत पे तो रोशनी यह क्या एक्चुअल अत मज कम तदाबीर तुलन सान कोर यम सम एमो दादियों नश दूर रोज। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि हमारे माशरे में अभी जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है उस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुपस मज तिमन मज आमुत यह वुचन साइन कशीर मज 35% वुचन, और ये ह्यूज। मैं आपको बताऊंगा, मैं जो अपनी OPD देखता हूँ, मेरी OPD में हर OPD में मैं एटलीस्ट 5 या 6 PCOD के पेशेंट्स देख लेता हूँ। दिस इज़ ह्यूज। PCOD गो क्या अच्छे 3 टर्म PCOM पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, दोम PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, त्रेम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये वन PCOS, तम अलग अलग 3 टर्म एक डिजीज स्पेक्ट्रम। PCOM क्या गो, अख फीमेल आए लकट कूर आए फॉर एग्जाम्पल 19 वर्ष कूर आए मे नश या बेस डॉक्टर साहब नश आए, तमें मे यड़ क्या बसान गड़बड़, अम लिख अल्ट्रासाउंड, उतकान मेंस्ट्रुअल सिम्टम कहीं, अम सद पीरियड नॉर्मली गसान, अमिस वेट नॉर्मल, अमिस कहीं प्रॉब्लम, मामूली यड़ दो तम आव अल्ट्रासाउंड कर बे कुछ चीज़ खतर, और डॉक्टर साहब लिखान अल्ट्रासाउंड वोल अम बाकी अमिस लिखान ओवरीजन मज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी लिखान। ये अभी नहीं था, इसके लिए हमने नहीं किया था, वहीं क्या पॉरी गो अमिस ओवरीज या थुल्दर वन कशर पे अंडादानी जो है उसमें छोटे छोटे सिस्ट डेवलप होना शुरू हो गए हैं। अब पत क्या दोम स्पेक्ट्रम यह गसान पत पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मज चेंज, यानी कि अमिस या गसान पीरियड इरेगुलर, अमिस गसान 2 रित पीरियड 3 रतन गसन, वेट गेन गसान, वजन बढ़ान, त्रेम चीज़ इन चीज़ अमन हेकान यपर सह हेयर ग्रोथ गस एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, युस ना अकिस फीमेल यपर हेयर ग्रोथ गसा कि तपर हेयर ग्रोथ गसन। त्रेम चीज़ गसान वेट गेन वोन में, हेयर ग्रोथ गसान, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी सारे मज कॉमन सिम्टम, मतलब 28 दिवस गसान, 30 दिवस गसान, 35 दिवस गसान, यह नॉर्मल रूटीन अमिस फीमेल। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये साइकिल 2 महीने तक हुआ ही नहीं, 2.5 महीने के बाद हुआ, थोड़ा सा हुआ या हुआ ही नहीं। यह क्या गसान अत ओवरी मन लकट लकट एग नेबर नान, एक लकट सिस्ट सूरत इख्तियार कर, एग नेबर नान, एग नेबर द्राव कि पीरियड तक गसान,
कह अम सत सिंड्रोम गसान डेवलप यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम अत मज क्या गसान अत मज गई नी पीरियड तहन यह अत मज हेकन ओबेसिटी गसान इहंद लिपिड प्रोफाइल ब्लडस मज चर्बी सह तमिच मकदार गसान गड़बड़ या हाई गसान पत् यम फीमेल मज गसान पत् इन कंसीव करनस में या बच्चे रोजनस में गसान पत् मुश्किलात क्या ओवुलेशन गसान कह तो PCOD अत क्या करो वह फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग हर कंस वन मे नश रूटीन एक्सरसाइज जरूरी गो जिम नो आप अपने आंगन में जाइए तो आपको 30 मिनट चलना है तेज़ तेज़ विग्रस वॉक अपने आंगन में जाइए अपने इसमें जाइए कोई भी जगह होगी आपको जो जरूरी जिम गो एक्सरसाइज हाँ खुला सहन जाओ रोड पे जाओ एक्सरसाइज डज नॉट मीन यू हैव टू जॉइन ए जिम पे जाए नहीं खुले सहन में जाओ एक रोड पे जाओ ब्रिस्क वॉक करो 30 मिनट के लिए काफ़ी है एक दिन के लिए और हफ्ते में 2 दिन नहीं करो 5 दिन करो ठीक है मेन पॉइंट दोयम युस हम सान लक कोर अभी जो टीन एजर्स हैं जंक फूड फास्ट फूड जो भी है बिल्कुल अवॉइड करना है घर की सब्ज़ी खाओ अच्छे अच्छे खाने खाओ जो भी न्यूट्रिशियस डाइट्स हैं वो खाएं लेकिन जो जंक और फास्ट फूड हैं वो बिल्कुल अवॉइड करना है दैट इज़ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये PCOD डेवलप करने में। तीसरा जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम सुबह उठे कोचिंग सेंटर गए वहाँ से आए वापस घर में बैठे मोबाइल लिया ठीक है फिर कोचिंग क्लास गए वहाँ से वापस आए ये हमारी लाइफस्टाइल है। या अगर भैया ने छोड़ दिया कोचिंग सेंटर पे गाड़ी में पापा लेने गए अब मुझे बताइए इस बीच में जो है कोचिंग सेंटर में अभी बैठे रहे घर में टीवी के सामने या मोबाइल पे बैठे रहे अब इस दौरान में कहाँ पे एक्सरसाइज हुई नहीं हुई बिल्कुल नहीं हुई। तो ये एक चीज़ है अब ठीक है भैया का गाड़ी में छोड़ना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम पापा का ले आना इज़ गुड थिंग बट बीच में जो है आप 30 मिनट प्लीज़ निकालिए अपने लिए 30 मिनट आपने कुछ नहीं करना है जस्ट अ ब्रिस्क वॉक दैट्स ऑल एवरी डे 5 days a week। आपको PCOD में अगर ये 3 चीज़ें आप करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज दूसरा न्यूट्रिशियस घर का जो डाइट है और तीसरा जंक फूड फास्ट फूड अवॉइड करें कार्बोहाइड्रेट्स लेस बहुत ज़्यादा कम आपका 70% PCOD इसी से ट्रीट हो जाएगा फिर रहा 30% उसमें दवाई काम करेगी वो फिर बाद में 70% मेजर चंक जो है इन 3 चीज़ों से आपका ठीक हो जाएगा। इसमें आपका जो बहुत सारी फीमेल्स हैं और कुछ तो आती भी नहीं है हमारे पास अब देखेंगे एक लड़की आई थी मेरे पास शी वॉज अराउंड 19 years old फ्रॉम सम एरिया 19 years old बच्ची है उसको 5 महीने से पीरियड नहीं हो रहे हैं उसके घर वालों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं उस बच्ची ने घर वालों को बोला नहीं है डॉक्टर के पास अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है ये एक टैबू ऑलरेडी है कि यार ये छोटी बच्ची है 19 साल की इसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या काम है बहुत सारे काम हो सकते हैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं ऐसा नहीं है कि हम प्रेगनेंसी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे नहीं है बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इन छोटी छोटी बच्चियों को होते हैं इनको इनक्रेज करें कि आप बोलें बच्चा आपकी हेल्थ रिलेटेड जो मेंस्ट्रुअल में इस पर थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ इश्यूज़ हैं ये बोलो अपनी मम्मी के साथ शेयर करो अपनी बहन के साथ शेयर करो कोई बात नहीं अपने पापा के साथ शेयर करो और पेरेंट्स का ये रोल बनता है कि इनको इनक्रेज करें इस चीज़ को बोलने में कि आपको मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए 5 महीने उस बच्ची का पीरियड नहीं हुआ था वेट उसका अराउंड कुछ 72-73 kgs था यहाँ से हेयर ग्रोथ थी उसको यहाँ से जो उस बेचारे ने छुपा के रखा था पिंपल्स थे जो PCOD में होता है वो उसको लेके परेशान थी एक अल्ट्रासाउंड किया उसको PCOD एंड देन वी हैव स्टार्टेड हर ट्रीटमेंट ये सारी चीज़ें मैंने उसको बोली हैं तो शी वॉज हैप्पी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे सोसाइटी में बोलना है लोगों को कि इनक्रेज करें अपनी छोटी छोटी बच्चियों को इनक्रेज करें जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करें फैमिली में। ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है हम अपने बहस वालिदैन अपनी जो हमारे घर में बेटियां हैं ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है उन तक पहुँचे एक ऐसा माहौल घर में पैदा करें एक कम्युनिकेशन वे पे पैदा करें जिससे उस रिलेशन को उसकी सेहत तक पहुँचे ताकि उसका सेहत हमें पता चले। डॉक्टर साहब मुझे बताइए वाइट डिस्चार्ज एक बहुत बड़ी बीमारी है इस वक्त वो देखी गई है तकरीबन ऑलमोस्ट उसमें कोई उम्र नहीं देखी जाती है तो डॉक्टर साहब उसमें क्या हिकमत अमली है एज एज डॉक्टर आप इस पर रोशनी देखिए वाइट डिस्चार्ज जो होता है 2 चीज़ें इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कि ये डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए था है तो एक यंग ये या तो इन्फेक्टिव होगा या दूसरा इसमें होता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं वो होता है आप चाहे उसको कितना भी ट्रीट करें वो रहेगा दैट्स नॉट हार्मफुल
वो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल या इन्फेक्टिव। सिंपल सा है इसमें। पहली बात, आप जो भी आप अपने डॉक्टर को बोलिए कि ऐसे प्रॉब्लम है, डोंट हेजिटेट, इसमें शर्माने की बात नहीं है। दिस इज़ अ डिजीज़। जैसे सर में दर्द एक बीमारी है या डिजीज़ है, ऐसे ही वाइट डिस्चार्ज एक डिजीज़ है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। तो आप ये बोलें, इसमें वो देखेगा, डॉक्टर साहब आपके देखेंगे कि ये इन्फेक्टिव है या ये फिजियोलॉजिकल है। अगर ये इन्फेक्टिव है, इसमें एक टेस्ट लेना है मामूली सा, वो करना है, या टेस्ट के बगैर भी पहले हम ट्रीटमेंट देते हैं, एक किट देते हैं या एक लोकल ऑइंटमेंट देंगे या कुछ खाने के लिए मेडिसिन देंगे, और ये 80% टाइम्स ठीक होगा। हाँ, कुछ चीज़ें में जो मैंने आपको बोली कि फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है, वो रहता है, वो हार्मफुल नहीं होता है। दैट इज़ जस्ट वजल का, ये जो एरिया का होता है, रेस्पिरेटरी एरिया का जो ये मिकोजा होता है, वो थोड़ा शेड ऑफ हो जाता है, दैट्स नॉर्मल। बट दिस 80% टाइम्स पे क्या होता है, एक 3-4 टैबलेट होती हैं एक किट में, वो दवाइयाँ देने से ये ठीक हो जाता है। एक छोटा सा ऑइंटमेंट देते हैं हम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, दैट इज़ हाइजीन। वो हम इग्नोर करते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन हम इसको बोलते हैं, इसको बहुत हम इग्नोर करते हैं। और ये चीज़ जो है, मैं आपको अपनी बहनों को, अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चियों को बोलना चाहूँगा कि जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है पीरियड्स के दौरान नहीं करना है। आप जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं या जो होते हैं वो यूज़ करें एक दिन में, ठीक है। वो बिल्कुल उसमें उतना चार्ज नहीं है, उतना महंगा नहीं होता है, वो यूज़ करें। मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि जैसे हमने कपड़ा यूज़ किया, कपड़ा इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्शन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, तो ऐसा भी देखा गया है कि ये एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बन सकता है, एक क्रॉनिक इन्फेक्शन आपके पेल्विस में बन सकता है। वो फिर आपको उम्र भर तंग करता रहेगा। आपकी शादी के बाद आपको कंसीव होने में या बच्चा रहने में प्रॉब्लम हो सकता है। आपके खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ट्यूब्स जो आपके यूट्रस के साइड में 2 ट्यूब्स होते हैं, वो इस इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो सकते हैं। कितना ज़रूरी है, एक छोटी सी चीज़ है, कपड़ा नहीं यूज़ करना है, एक नैपकिन यूज़ करना है, सैनिटरी नैपकिन। इतनी सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। ये वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्टिव अगर होगा उससे बच सकते हैं। आपका जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो मैंने बोला, एक पेल्विस का इन्फेक्शन होता है, उससे बच सकते हैं। और अल्लाह ना करे सबसे जो मैंने बोला कि ट्यूब इससे ब्लॉक हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखना है, साफ़ सफाई रखनी है बिल्कुल। और अगर आपके देखिए अभी कुछ वॉश आ गए हैं वगैरह जो हम देते हैं मार्केट में हैं, नॉट नेसेसरली। आप एक प्लेन पानी और साबुन से, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। प्लेन पानी और साबुन, वॉश विद दैट, यूज़ अ नैपकिन, दैट इज़ ऑल। इतना करने से आपको बहुत सारी चीज़ों से जो है बचा जा सकता है, निजात मिल सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, अगर इस वक्त जो रिलेशंस है, बहुत सारी ऐसी रिलेशंस है जो टूटती है कि अगर हम 3 साल की शादी हुई अभी बच्चा नहीं हुआ, 4 साल की शादी हुई अभी बच्चा नहीं हुआ, उस जोड़े को क्या करना चाहिए और डॉक्टर को किस तरीके से वो कंसल्ट करें ताकि उनकी जो बेसिक नॉलेज है उन दोनों को पता चले कि ये कहाँ पे लूप होल्स है, हम उसको फिल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब आप ना इस पे रोशनी डालें ताकि आवाम के ना बीच अवेयरनेस आ जाए। जी देखिए, ये एक बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में, इनफर्टिलिटी जो है, यहाँ सब फर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। देखिए, अगर एक कपल है जिनकी एज, जिसमें फ़ीमेल की स्पेशली 30 साल से कम है, उनकी शादी हुई, मेरे ख्याल से 1 साल तक उनको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक फ़ीमेल है जिसकी एज 35 से ज़्यादा है, उसको अगर 6 महीने तक कंसीव नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो उसको किसी डॉक्टर साहब से रुजू करना चाहिए। या अगर एक फ़ीमेल है जिसकी एज अभी 20 है या 25 है, शादी हुई है, 1 साल तक कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रुजू करना चाहिए। इनफर्टिलिटी के मेन जो हमारी सोसाइटी में जो मुझे लग रहा है हमारे कॉज हैं, यहाँ पे लेट मैरिज इज़ वन ऑफ द इश्यूज़, ठीक है। देखिए, एक फ़ीमेल जिसकी 40 साल में शादी हो जाएगी तो उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो वैसे ही कम हो जाता है, तो फिर कंसीव होने में उसको प्रॉब्लम है। दूसरा जो है, जो मैंने अभी आपको कहा, PCOD, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी जो हमारी सोसाइटी में अभी देखा जा रहा है। तीसरा मैंने आपको बोला अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से किसी को ट्यूब ब्लॉक हो गया, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। तीसरा जो एक पार्ट होता है मेल, अभी हमारे जैसे हमारे पास कोई कपल आया, हम डॉक्टर साहब अभी 1.5 साल हो गया शादी को, कंसीव नहीं हो पा रहा है, हम क्या करते हैं, सबसे पहला टेस्ट जो मैं लिखता हूँ अपने पेशेंट्स को, मैं हस्बैंड का टेस्ट लिखता हूँ।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब फीमेल मेरे पास वापस आती है 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद, टेस्ट किया नहीं किया, अन्ना उसमें आ जाती है, हस्बैंड ने नहीं माना, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए जो हस्बैंड का टेस्ट है वो सबसे पहला टेस्ट है, बेसिक है। हस्बैंड को एक ही टेस्ट करना है। अगर हम फीमेल के टेस्ट करने बैठ जाएंगे वो बहुत हैं और वो बहुत महंगे हैं, ठीक है। हस्बैंड का टेस्ट, हस्बैंड का जो सीमन एनालिसिस है, मेरे ख्याल से 1000 में हो जाएगा एक टेस्ट। अगर हम, मैं ये बार बार समझाता हूँ कि अगर हम फीमेल के टेस्ट पहले करें, उसका अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके हार्मोन लेवल्स होंगे, उसकी ट्यूब्स का टेस्ट हो गया, मे बी कभी कभी लेप्रोस्कोपी करनी पड़ती है, यही जो मैंने अभी आपको बोला ये 1 लाख रुपये आ जाएगा। तो आपने 1000 में टेस्ट, अगर हम बाद में अगर 1 साल ये लगा हमें कि नहीं जी फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सारा ठीक है, उसके बाद हमने मेल का टेस्ट किया वो ख़राब आ गया फिर, है ना। तो आपने पहले ये बेसिक टेस्ट, इसमें अन्ना आने की, अन्ना है जो आपकी है, ठीक है, उसका मुझे रेस्पेक्ट है, कोई मसला नहीं है, उसका ख्याल रखें, लेकिन टेस्ट करने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। और सबसे पहला टेस्ट यही होना चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी बराबर है इस समाज को आगे ले जाने के लिए। यानी कि हमने एक चीज़ है कि हम हमेशा, जो हमारी सोसाइटी है, जो हम इल्ज़ाम देते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं नहीं कहता सारे लोग हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इल्ज़ाम आता है किस पे जी, फीमेल पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की जिम्मेदारी बराबर है, दोनों आ जाएं। लेकिन अभी मुझे लगता है काफ़ी अवेयरनेस आ भी गई है, ऐसे अच्छे अच्छे कपल्स आते हैं हमारे पास एंड द हस्बैंड टेक्स द लीड, सर आप मुझे बताइए, मुझे कुछ करना तो नहीं है, मैं कर लूँगा। ऐसा मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ी सी दवाई दे के सबका इशू सॉल्व हो जाता है, उनको एक्सप्लेन करके कि कौन सा फर्टिलिटी पीरियड है, कौन सा क्या है, वो एक्सप्लेन करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स वो इशू सॉल्व हो जाता है। और फिर अगर किसी को कोई कॉज है, जैसे फीमेल में अल्लाह न करे कोई किसी को ट्यूबल ब्लॉक है, उनको फिर अलग ऑप्शंस है, पीसीओडी है उसको अलग ऑप्शंस है, या एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कोई कॉज नहीं मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह ने पर्दों के पीछे अभी बहुत कुछ रखा हुआ है जिसको साइंस नहीं, जहाँ तक साइंस नहीं पहुँच पाई है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जो अनयूजुअल ये यूट्रस रिमूवल का ये एक बहुत बड़ा मसला पाया गया है सोसाइटी में, आप इसको कैसे रिकमेंड करोगे और आप इस पर रोशनी डालें तो हम, ताकि हम एजुकेट करें अपने लोगों को? ये बहुत ही सवाल है, मैं चाहता था आप ये पूछें ये सवाल। देखिए, यूट्रस का काम इतना ही नहीं है कि बच्चे पैदा हो गए दैट्स इट, हो गया काम, नहीं। यूट्रस एक ऑर्गन है, इसके साथ ओवरीज 2 होती है। जैसे आपका थायराइड ग्लैंड एक ऑर्गन है आपकी बॉडी में, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अल्लाह ने यूट्रस रखा है। इसका इतना ही काम नहीं है कि बच्चे पैदा हो गए 2 3 4 बस काम हो गया, नहीं जी। यूट्रस का जो ओवरीज होती हैं उनमें से हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और भी हार्मोन्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल जो है, एक वुमनहुड के लिए मैं बताऊँगा, ठीक है, नस्वानियत के लिए जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अब कोई कंडीशंस होते हैं, जैसे किसी को बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं 2 to 10 सेंटीमीटर्स के, ये है, और इसको को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी सारे मेडिसिन ट्राई किए, रुक नहीं रही है, तो एक इंडिकेशन बनती है। दूसरा होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसको बोलते हैं AUB। तो उसमें हमें पहले कॉज देखना है, उसको हमने क्लासीफाई पूरा करके रखा हुआ है, कौन सा AUB टाइप है इसको। किसी को पॉलियप होता है, किसी को AUB-O बोलते हैं, जिसको प्रीवियसली हम DUB बोलते थे। AUB-O मतलब कोई कॉज नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही है, मेडिसिन ट्राई किए नहीं हो रहा है। तीसरा, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं जिसमें यूट्रस रिमूवल एक इंडिकेशन प्रॉपर एक बुक्स में दी हुई है कि इन सूरतों में आपने यूट्रस रिमूव करना है। लेकिन सबसे पहली बात मैं बताऊँगा कि यूट्रस, आपको कोई परेशानी है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बार बार हो रहे हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंट साइकिल बोल रहे हैं। नॉर्मली 21 से 35 दिन के दरमियान जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं ये नॉर्मल है। 21 दिन से पहले ही हो रहा है, 15 दिन बाद हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है, बहुत देर के लिए हो रहा है। जैसे नॉर्मल किसी का 7 दिन था, अभी 8-10 दिन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो डिटीरिएट हो रही है, HB आपका कम हो रहा है। तो पहले आप अपने डॉक्टर साहब से रुजू करें, ऑप्शन डिस्कस करें। पहला, मेडिकल ट्रीटमेंट, हार्मोन्स या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ट्राई कर लें। अगर ये अभी ऐसा नहीं है कि इमीडिएट इंडिकेट, इतना बड़ा सा फाइब्रॉइड नहीं है, या कोई अल्लाह ना करे कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, या कोई ओवेरियन इतना बड़ा सा सिस्ट नहीं है, या कोई और चीज़ नहीं है, तो एक चीज़ है, आप पहले मेडिसिन से ट्राई करें। फिर हमारे पास डिवाइसेस आते हैं, जैसे हम मेरिना एक बोलते हैं, वो डिवाइस डाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा, फिर अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर हम यूट्रस रिमूव कर सकते हैं। और इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फीमेल की एज देखें कितनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक 26 साल की एक फ़ीमेल आती है और उसके 4 बच्चे हुए हैं, आप यूट्रस और ओवरीज दोनों निकाल दोगे, नहीं।
इस फीमेल का जो अगर आपने अगर आपने ओवरीज इसकी दोनों निकाल दी, इसका बोन हेल्थ बहुत डिटीरियर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी इनकी बोन से जो है कैल्शियम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और इनकी बोन्स की वही हालत होगी जो एक 56 या 60 साल की औरत की होती है। तो ये आपने अपने डॉक्टर से बैठ, अगर आपके डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं आपको बच्चेदानी की सर्जरी करनी है, निकालनी पड़ेगी, आप अपने डॉक्टर साहब से बैठ के डिस्कस कर लीजिए। और इसमें कोई ये नहीं है कि डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है, इट्स योर राइट टू डिस्कस द थिंग्स। डॉक्टर साहब इसमें कोई और ऑप्शन है क्या, हम यूट्रस को बचा सकते हैं? पहला सवाल आपका ये होना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर आपको लगता है कि यूट्रस निकालना ही निकालना है, ऐसी सूरत है, तो क्या हम ओवरीज को बचा सकते हैं, या ओवरीज दोनों जो अंडेदानी है या दोनों निकालनी है? अगर आपको लगता है कि एक ओवरी निकाल, क्या हम एक ओवरी बचा सकते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन है? ये सारी चीज़ें डिस्कस करके प्रोसीड विद द थिंग, ठीक है। और एज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इंडिकेशन। ऐसा मैंने पहले भी बोला कि बच्चेदानी का सिर्फ एक काम नहीं है कि बच्चे पैदा करना, नो, इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये आपका वुमनहुड है, आपकी निस्वानियत इसी से रिलेटेड है, और इसके बहुत सारे फंक्शंस और भी होते हैं। डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया और इन तमाम सवालों पर रोशनी डाली जो इखलाकी सतह पे हम दोनों की ज़िम्मेदारी है आवाम के तई उनको अवेयर करें इस बात के लिए, उनको कायल करें इस बात के लिए कि हर चीज़ के लिए अगर आप जो ये समाजी ज़िंदगी है इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको तालीम की बहुत ज़रूरत है। हमारे डॉक्टर साहब इनसे कंसल्ट करें, ये आपकी हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब आपने अपना समय दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका बाई विंग्स TV देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।